जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास की बाधाएं, देखेंगे कि कोई भी देश जो कि अल्प विकसित है, अल्प विकसित देशों में ही आर्थिक विकास होता है। और आर्थिक विकास, जैसा कि आप समझ सकते हैं, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है अधिक उत्पादन, नवीन तकनीक तथा संस्थागत सुधारों के समन्वय से लिया जाता है। आर्थिक विकास में जहाँ उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन हो महत्वपूर्ण होता है, वहीं जो है नवीन तकनीकों का भी प्रयोग हो, संस्थागत सुधार भी हो, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और आर्थिक विकास का संबंध जो है अल्प विकसित देशों से होता है। तो अल्प विकसित देशों में जब आर्थिक विकास होता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक विकास होता है, तो कुछ विकास के क्रम में कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं पे, उन बाधाओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हुए कौन कौन सी बाधा है जो कि आर्थिक विकास में उत्पन्न होती हैं। पहली जो बाधा है गरीबी का दुष्चक्र, इसे अभी हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। पूंजी निर्माण की निम्न दर, बाजार का सीमित होना, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिप्रभाव, भुगतान संतुलन की समस्या, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर निर्भरता, विदेशी ऋण निर्भरता, ये 8 समस्याएं हैं, ये 8 बाधाएं हैं जो आर्थिक विकास में आती हैं। हर बाधा को हम लोग जो एक एक करके जो है डिटेल से देखते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। पहली बाधा देखते हैं गरीबी का दुष्चक्र। प्रोफेसर नक्स के अनुसार, प्रोफेसर नक्स ने जो गरीबी का एक दुष्चक्र एक अवधारणा दिया था। आइए समझते हैं क्या है ये। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण बाधा गरीबी का दुष्चक्र है। प्रोफेसर नक्स के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कुछ कारक एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए एक दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जिससे अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं कस जाती हैं, फंस जाती हैं और इनका आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आइए समझते हैं इसको और डिटेल से। प्रोफेसर नक्स के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी का यह दुष्चक्र मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों से निर्मित होता है। मांग पक्ष में गरीबी के दुष्चक्र में उत्पादन के साधनों की निम्न उत्पादकता के कारण उत्पादन के साधनों की आय निम्न होती है। जो गरीबी का दुष्चक्र है मांग पक्ष में जो है, मांग पक्ष की तरफ से जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्पादन के साधनों की निम्न उत्पादकता। जो उत्पादन के साधन है, जो हमारी भूमि है, जो पूंजी है, जो श्रमिक है, इनकी जो उत्पादकता है वो क्या निम्न है। क्योंकि हो सकता है कि अल्प विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान कम हो, कुशलता कम हो, योग्यता कम हो, जिसके कारण साधनों की निम्न उत्पादकता आ रही है। जब निम्न उत्पादकता है तो जिसके कारण जो है साधनों की जो इनकम है, वो आय भी क्या है, वो निम्न हो जाती है। निम्न आय के कारण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति कम हो जाती है। जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर की, वो कम हो जाती है, क्योंकि उसकी इनकम कम है। जब हमारी इनकम कम है तो हमारी कैपेसिटी जो है परचेज करने की, खरीदने की, वो कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं सेवाओं की मांग कम हो जाती है। जब वस्तुओं सेवाओं की मांग कम हो जाएगी, आगे देखते हैं, मांग कम होने के कारण निवेश कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों की उत्पादकता कम होती है। इस प्रकार से मांग पक्ष से गरीबी का दुष्चक्र निर्मित होता है, जिसे निम्न चित्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह चित्र को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चित्र को थोड़ा बड़ा करते हैं। अल्प विकसित देशों के अगर हम साधनों की बात करें, भूमि की बात करें, श्रम की बात करें, तो जो श्रमिक होते हैं, जो भूमि होती है या जो पूंजी होती है, इनका तो पहले से ही एक अभाव रहता ही है। इसके अलावा जो साधन होते हैं वो इतने संपन्न नहीं होते हैं। जो श्रमिक होते हैं
उनके अंदर एक तकनीक का अभाव होता है, एक कुशलता का अभाव होता है, योग्यता की कमी होती है, जिसके कारण जो है अल्प विकसित देशों में जो हमारा उत्पादन होता है वह उत्पादन की जो उत्पादकता होती है वह कम होती है। यानी हमारा उत्पादन जो है कम हो रहा है, क्योंकि उसकी उत्पादकता कम है कुशलता के कारण। कुशलता कम है, साधनों की कुशलता कम है, इसलिए जो है साधनों की उत्पादकता भी कम हो जा रही है। तो कम उत्पादकता के कारण जो है साधनों की जो आय होगी वो क्या होगी, निम्न होगी। जब आय निम्न होगी तो क्रय शक्ति जो है, जो परचेजिंग पावर है, वो भी हमारी क्या होगी, कम होगी। जब हमारी इनकम कम होगी, आय कम होगी, क्रय शक्ति कम होगी, तो जाहिर सी बात है हमारी मांग भी कम होगी। जब हमारी मांग कम होगी, वस्तुओं सेवाओं की मांग कम होगी, तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं और सेवाओं पर जो निवेश है वो भी क्या होगा, कम होगा। जब हमारा निवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है जब निवेश कम होगा तो साधनों की उत्पादकता भी कम होगी, उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होने का मतलब है कि फिर वही स्थिति आ जाएगी, निम्न आय होगी, साधनों की आय कम होगी, क्रय शक्ति कम होगी, फिर मांग कम होगा, मांग कम होगा तो फिर निवेश कम होगा। तो एक चक्र यहाँ पर बन रहा है जो कि मांग पक्ष के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसी को कहा जा रहा है मांग पक्ष में दुष्चक्र। तो इस चक्र में जो है एक अविकसित देश फंस जाता है, जिसके कारण जो है वह पिछड़ता चला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। आइए पूर्ति पद से समझते हैं, पूर्ति पद से दुष्चक्र कैसे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार पूर्ति पद से भी गरीबी का दुष्चक्र निर्मित होता है, जिसमें साधनों की निम्न उत्पादकता के कारण साधन आय कम होती है। सही बात है, जब साधनों की उत्पादकता कम होगी तो इनकम भी कम होगी। साधन आय कम होने के कारण बचतें कम होंगी। क्यों बचतें कम होगी, क्योंकि हमारी आय कम है। आय कम है तो हमारी बचत भी क्या होगी, कम होगी। बचत कम होने से निवेश भी क्या हो जाएगा, कम होगा। निवेश, चूँकि निवेश के लिए हमें पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, लेकिन जब हमारी बचत ही कम है तो निवेश भी क्या होगा, कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप साधनों की उत्पादकता कम होती है। और इस चीज़ से प्रदर्शित किया गया है, जिसे यहाँ चित्र पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम उत्पादकता है। अल्प विकसित देशों में जो हमारे जो साधन है, कुशलता के कारण जो है, तकनीकी ज्ञान के कारण जो है उनकी उत्पादकता कम है। जब उत्पादकता कम है तो साधनों की इनकम भी क्या होगी, कम होगी। जब आय कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी बचत भी क्या होगी, कम होगी, निम्न होगी। जब बचत कम है तो निवेश भी क्या होगा, कम होगा। जब निवेश कम है तो जाहिर सी बात है जब निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, साधनों की उत्पादकता कम होगी। उत्पादकता कम होगी तो फिर वही स्थिति बनेगी, निम्न आय होगी, निम्न आय होगी तो फिर निम्न बचत होगा। जब बचत कम है तो फिर जो है निम्न निवेश होगा। तो ये चक्र जो है चलता रहता है, चलता रहता है। तो जो अल्प विकसित देश है वो जो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के जो है दुष्चक्र के कारण जो है एक गरीबी के दलदल में, एक दुष्चक्र में फंस जाता है और उसी में फंसा रह जाता है। तो ये अल्प विकसित देशों में जो है आर्थिक विकास में ये एक बहुत बड़ी बाधा है, गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का ये जो दुष्चक्र है उस देश को जो है आगे बढ़ने में जो है एक बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस प्रकार अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मांग पक्ष से गरीबी के दुष्चक्र के कारण मांग का स्तर निम्न होता है। इसी प्रकार पूर्ति पक्ष से गरीबी के दुष्चक्र के कारण पूर्ति का स्तर भी निम्न होता है। इस प्रकार गरीबी के दुष्चक्र के कारण अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में मांग पक्ष एवं पूर्ति के मध्य निम्न स्तरीय संतुलन पास की स्थिति पाई जाती है, जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है। तो यहाँ पे एक शब्द मारा है निम्न स्तरीय संतुलन पास आ रहा है, कि जो कि मांग और पूर्ति पक्ष से उत्पन्न होता है। निम्न स्तरीय संतुलन पास क्या है, इसे हम लोग जो है अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम इतना लोग समझ सकते हैं कि जो अल्प विकसित देश है वो गरीबी के दुष्चक्र उसके जाल में फंसा रह जाता है, और गरीबी का ये जो दुष्चक्र है वो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों से उत्पन्न होता है।
आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण की निम्न दर। अल्प विकसित देशों में जो पूंजी निर्माण की जो दर होती है, पूंजी के स्टॉक में जो वृद्धि होती है वो कम होती है। प्रोफेसर नक्स ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो अल्पविकसित जो देश है उस देशों में जो है पूंजी निर्माण की जो दर है वह कम क्यों है, इस पर वो चर्चा करते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये इनकी चर्चित पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें चर्चा करते हैं कि अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास में एक मुख्य बाधा पूंजी निर्माण की निम्न दर को माना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत घरेलू बचत है। घरेलू बचतें होंगी, घरेलू बचत जब अधिक होगी तो निवेश अधिक होगा, जब निवेश अधिक होगा तो पूंजी निर्माण भी हमारा अधिक होगा। तो जो मुख्य इसकी जो समस्या है वो घरेलू बचत की है। प्रोफेसर नक्स के अनुसार अल्प विकसित देशों में घरेलू बचत की निम्न दर के कारण निवेश की दर कम होती है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। अतः अल्प विकसित देशों में बचत की निम्न दर का एक मुख्य कारण प्रदर्शनकारी प्रभाव है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रदर्शनकारी प्रभाव देखते हैं कि जो अल्प विकसित देश हैं इनकी जो बचत निम्न आखिर क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, अपने पड़ोसी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। देखते हैं कि पड़ोसी के घर में जो है एक 4 व्हीलर है तो सोचते हैं क्यों ना हमारे पास भी 4 व्हीलर हो। देखते हैं पड़ोसी का घर बड़ा अच्छा है तो मेरा भी घर अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी के घर में जो है 4-4 बाइक है तो हमारे घर में भी बाइक होनी चाहिए। तो जो अल्प विकसित देश है यहाँ के जो नागरिक होते हैं अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी मुल्कों से प्रभावित होते हैं। वो दूसरे उपभोक्ताओं की नकल करते हैं और जिसके चलते जो है ये लोग जो है उपभोग व्यय ज़्यादा करते हैं। शादियों में खर्चा खूब करेंगे, दिखावा के नाम पे जो है बर्थडे पार्टी मनाएंगे, सगाई की रस्म हो, तिलक हो, शादी हो, नया साल हो, क्रिसमस हो, त्यौहार हो। तो जो अल्प विकसित देश है यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो नागरिक होते हैं ये अपना जो है उपभोग जो भी है ये ज़्यादा करते हैं और कहीं न कहीं ये जो है प्रदर्शनकारी प्रभाव, एक नकल, एक दिखावे के चलते जो है इनका खर्चा अधिक होता है, जिसके कारण इन देशों में जो है जो बचत है वो निम्न होती है। जब बचत हमारी कम होगी तो निवेश अधिक कहाँ से हो पाएगा। निवेश के लिए ज़रूरी है कि बचतें अधिक होनी चाहिए। बचत होगी, हमारे पास पैसा होगा तभी हम कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे। तो निम्न बचत ये जो है अल्प विकसित देशों की एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर नक्स के अनुसार इस प्रदर्शनकारी प्रभाव के कारण अल्प विकसित देशों के पारिवारिक क्षेत्र में बचत की दर कम होती है, जो कि अल्प विकसित देशों की कुल बचत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो कि अल्प विकसित देशों की कुल बचत में सबसे महत्वपूर्ण होती है। काश ये बचत अगर अधिक होती तो हमको अधिक निवेश मिलता। जब अधिक निवेश होता तो अर्थव्यवस्था में जब निवेश होता तो अधिक रोजगार होता, लोगों को रोजगार मिलता, काम मिलता, जिससे लोगों की आय बढ़ती। लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। लोग जो है बचतें कम करते हैं। जब एक घर में जो है एक मोबाइल या 2 मोबाइल से काम हो सकता है, मोबाइल का काम क्या है, एक दूसरे से बात कर लेना। लेकिन घर में जो है एक फ़ोन 2 फ़ोन के बजाय 4-4 फ़ोन 5-5 फ़ोन लगे हुए हैं, स्मार्टफोन। तो जो ज़्यादा फ़ोन हम लोग सबके हाथ में फ़ोन है तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा खर्च की ज़्यादा अपव्यय को व्यक्त करती है। घर में जो है हर कमरे में टीवी लगी हुई है। जब घर में टीवी है, मनोरंजन के साधन है, तो फिर सबके पास मोबाइल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो अल्प विकसित जो देश है ये यहाँ के नागरिक जो है प्रदर्शन थोड़ा ज़्यादा करते हैं, दिखावा के क्रम में, शान शौकत के चक्कर में जो है खर्च ज़्यादा करते हैं,
जिसके कारण जो है पारिवारिक बचत कम होती है, घरेलू बचत कम होती है। जब घरेलू बचत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा, रोज़गार कम मिलेगा तो लोगों की इनकम भी कम होगी। जब हमारी इनकम कम होगी तो हमारी मांग कम होगी, और जब हमारी मांग कम होगी तो फिर वही स्थिति है, निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादकता कम होगी। एक चक्र चलता रहता है सब। इस प्रकार पूंजी निर्माण का एक अन्य मुख्य कारण वित्तीय संस्थाओं का अल्प विकसित एवं कम विस्तार होना। ये भी एक समस्या है अल्प विकसित देशों में कि जो यहाँ की जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जो ऋण मुहैया करती हैं, इन संस्थाओं का भी अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थाएं बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर ये संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अल्प विकसित देशों में विभिन्न बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के अल्प विकसित एवं मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित होने के कारण संपूर्ण पारिवारिक क्षेत्र की बचत को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। इस प्रकार वित्तीय संस्थाओं के कम बचत एवं कम विस्तार के कारण बचत एवं निवेश की दर कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर निम्न होती है। तो जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जो बैंकिंग है, इनका भी जो है एक सही तरीके से जो है इनका जो विस्तार है ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता है, और सही से वर्क भी नहीं करती हैं, सही से काम भी नहीं करती हैं। अगर ये वित्तीय संस्थाएं जो है हर छोटे बड़े गांव में से संस्थाएं अगर उपलब्ध हों तो लोगों की जो बचतें हैं यहाँ पे जमा होती, और लोगों को बचतों को प्रोत्साहन करने के लिए जो है अच्छी अच्छी नीतियाँ हों ताकि लोग अधिक से अधिक बचत करें और बैंक में पैसा जमा करें। तो ऐसी स्थिति में जो है बचतें बढ़ सकती हैं। लेकिन जो है वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खर्चे अधिक करते हैं, उपभोग भी अधिक करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बाजार का सीमित होना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विकास की एक मुख्य बाधा इन अर्थव्यवस्थाओं में बाजार के आकार का सीमित होना है। एडम स्मिथ के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में बाजार का आकार जितना ही बड़ा होगा, उस अर्थव्यवस्था में श्रम विभाजन या श्रम विशिष्टीकरण उतना ही अधिक होगा। श्रम विभाजन के अधिक होने से साधनों की उत्पादकता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है श्रम विभाजन, क्या है इसको हम लोग समझते हैं। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा काम होता है तो बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट दिया जाता है, और हर एक एक छोटे काम को जो है अलग अलग व्यक्तियों को ये काम सौंप दिया जाता है, जिसके कारण जो है उत्पादकता जो है बढ़ती है। श्रमिकों की उत्पादकता हो या साधनों की उत्पादकता बढ़ती है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि उद्योगों में जो है कच्चे माल कोई और ला रहा है, कच्चे माल को जो है मशीनों तक पहुंचाने का काम कोई और कर रहा है। मशीनों से जो है जब कच्चे माल से विभिन्न प्रकार की जब वस्तुएं बनाई जाती है तो उन वस्तुओं की पैकिंग कोई और कर रहा है। पैकिंग होने के बाद जो है सारे सामान को जब कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है तो भेजने का काम कोई और करता है। तो हम देखते हैं कि एक ही उद्योग में जो है बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। मैनेजर का काम कुछ और होता है, सुपरवाइजर का काम कुछ और होता है, मजदूरों का काम कुछ और होता है, कलर का काम कुछ और होता है, चपरासी का काम कुछ और होता है, गार्ड का काम कुछ और होता है। लेकिन ये लोग सारे लोग मिलकर एक ही जगह एक ही उद्योग में काम कर रहे होते हैं, और जो वस्तुएं जो सेवाओं का उत्पादन ये लोग कर रहे होते हैं। तो काम बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस बड़े काम को जो है लोगों की योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार जो है उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके वो काम लोगों की योग्यता के अनुसार बांट दिया जाता है, जिससे जो है जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से चलती है, जिससे साधनों की उत्पादकता भी बढ़ती है। इसी को कहा जाता है श्रम विभाजन। श्रमिकों को उनकी योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार काम को बांट देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं नक्श के अनुसार साधनों की उत्पादकता बाजार के आकार पर निर्भर करती है।
दूसरे शब्दों में बाजार का आकार जितना ही विस्तृत होगा, साधनों की उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी, और साधनों की उत्पादकता अधिक होने से साधन आय अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में बचत एवं मांग अधिक होने से निवेश अधिक होगा, और इस प्रकार गरीबी का दुष्चक्र दूर होगा। किंतु अल्प विकसित देशों में बाजार का आकार सीमित होता है, छोटा होता है, जिसके कारण जो इन अर्थव्यवस्थाओं में बाजार के आकार का सीमित होने का मुकारण। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बाजार का जो आकार जो सीमित है, जो छोटा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। बताते हैं कि आय का कम होना, आय हमारी कम है, सही बात है। पूंजी की भी कमी, जिसके कारण बाजार छोटा होता है। विक्रय कला प्रवृत्तियों का कम होना, ये भी बात सही है। परिवहन के साधनों का कम, परिवहन के साधन अच्छे नहीं रहते, सड़कें अच्छी नहीं रहती हैं, जिसके कारण जो है जो अल्प विकसित देश है वो काफ़ी जो है विकास के क्रम में पिछड़ जाता है। प्रशुल्क की उच्च दर जो है, प्रशुल्क जैसा कि आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, आयातित वस्तुओं पर जो प्रशुल्क जो है ज़्यादा लगाया जाता है, जिसके कारण जो है जो अल्प विकसित देश है इनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं हम लोग। अगली समस्या है, अगली बाधा जनसंख्या विस्फोट। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विकास में एक बाधक कारक माना है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जनसंख्या की विकास उन्मुख अनुकूलतम वृद्धि दर से अधिक होती है। जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो एक अनुकूलतम वृद्धि दर होनी चाहिए, लेकिन इन देशों में जो है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो अनुकूलतम वृद्धि दर से अधिक है, जिसके कारण जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं, जैसे निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न बचत एवं निवेश की दर, बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता में कमी, गरीबी, बेरोजगारी, विशेष रूप से प्रच्छन्न बेरोजगार इत्यादि समस्याएं जो यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या, इन देशों में जनसंख्या की जो वृद्धि दर वो काफ़ी अधिक है। जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उसकी तुलना में जनसंख्या अधिक होने के कारण जो है सभी लोगों को यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पाता है, और जिस देश की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ पे समस्याएं भी अधिक होती हैं। क्योंकि अगर जनसंख्या अधिक होगी तो अनेक प्रकार की दूसरी समस्याएं भी यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो है आवास की व्यवस्था करनी होगी, उनके रहन सहन, खान पान, शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जब हम आवास की व्यवस्था करेंगे तो मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। अगर हम जो खेती जैसी ज़मीन पे मकान बनाएंगे तो फिर जो खेती कहाँ पे करेंगे, जिससे जो अनाजों का प्रोडक्शन कम होगा, भुखमरी देश में आएगी। यदि हम जो है बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए जो आवास है, अगर जंगल को काट कर अगर आवास बनाते हैं तो जंगली जीव जंतु कहाँ जाएंगे। जब हम पेड़ पौधों को, जंगलों को काटेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, लोगों को जो शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की मात्रा घटने का मतलब है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रकृति में बढ़ेगी। जब नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है कि ये सूर्य से आने वाले किरणों को अवशोषित करता है, जिससे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। जो समुद्र स्तर का जो लेवल है वो बढ़ेगा, सतह का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वायुमंडल का, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करती है, दूसरे रूपों में भी देखने को मिलती है। तो जो अल्प विकसित देश हैं यहाँ पे जो जन्म दर होता है वो काफ़ी उच्च होता है, और जन्म दर उच्च होने के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं, दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है, आवास की समस्या उत्पन्न होती है, खान पान की समस्या उत्पन्न होती है, शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है, शिक्षा की समस्या उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है। तो बहुत सारी समस्याओं का जो जन्मदाता है वो बढ़ती हुई जनसंख्या ही है। आगे हम लोग देखते हैं। इनके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि की विस्फोट दर के कारण सामाजिक समस्याएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि, पर्यावरणीय समस्याएं जैसे भूमि क्षरण,
ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के बड़े बड़े बांधों का निर्माण, जिससे भूकंप एवं पुनर्वास जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी। हम जब नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाएंगे, बड़े बड़े बांध बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन करने के लिए जो है, जब हम बड़े बड़े डैम पे पानी को रोकते हैं, वहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे जो है जो पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, और जो डैम के आसपास का जो इलाका है, पानी जो पूरा भर जाता है, जो वहाँ के जीव जंतु हैं, जो पौधे हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो लोग वहाँ के आसपास के जो नागरिक हैं, उनको वहाँ से अपने जगह से हटना पड़ता है। और ऐसे इलाकों में जो है पर्यावरणीय समस्याएं, भूकंप भी देखने को मिलता है। और इस प्रकार अल्पविकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की विस्फोट दर इन अर्थव्यवस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या ये किसी भी देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया तो कोई भी जो देश है, जो अल्पविकसित देश है, जो पिछड़ा है, वो और पिछड़ता चला जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिप्रभाव देखते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों जैसे सिंगर, प्रेविस, जगदीश भागवती, गुन्नार मिडल, पॉल स्ट्रिटन इत्यादि का यह मानना है कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार की नीति अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घकालीन विकास को बाधित करती है। तो कहीं न कहीं ये जो अर्थशास्त्री हैं, सिंगर, प्रेविस, जगदीश भागवती, गुन्नार मिडल, पॉल स्ट्रिटन, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अच्छा नहीं मानते हैं। जो मुक्त व्यापार की जो नीति है, खुले व्यापार की जो नीति है, आयात और निर्यात जो सुगमता से एक देश से दूसरे देशों में जो होता है, आयात निर्यात सही तरीके से सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए एक नीति होती है जिसको बोलते हैं मुक्त व्यापार की नीति। ये खुले व्यापार की नीति, अगर इस नीति को हम अपनाते हैं तो हमारे देश में जो है कोई भी विदेशी कंपनी आकर अपना निवेश कर सकती है, अपना व्यापार शुरू कर सकती है। हम दूसरे देशों को निर्यात कर सकते हैं और दूसरे देशों से हम आयात कर सकते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं खुली मुक्त नीति या खुली व्यापार नीति के थ्रू होती हैं। तो कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इसको अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जब हम मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हैं तो इसका जो है अल्पविकसित देशों को नुकसान भी होता है। नुकसान इस संदर्भ में होता है कि अगर हम मुक्त व्यापार की नीति अपनाते हैं तो इन देशों में निर्यात कम होता है और आयात अधिक होता है। जब आयात अधिक होगा तो हमें आयातों पर भुगतान ज़्यादा करना पड़ जाता है, और जब ज़्यादा भुगतान करेंगे तो हमारा जो भुगतान संतुलन है वो असंतुलन हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो और जो विकसित देश हैं, विकसित देशों से जब हम व्यापार करते हैं तो कहीं न कहीं जो विकसित देश हैं, अल्प विकसित देशों के जो संसाधन हैं, जो उनकी जो संपदा है, जो प्राकृतिक संपत्ति है, वो उसका दोहन करते हैं और एक बड़ी मात्रा में जो है यहाँ के संसाधनों का लाभ जो है विकसित देश उठा ले जाते हैं, और वो जो अल्प विकसित देश है उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है इस मुक्त व्यापार नीति के कारण जो है। आगे हम लोग देखते हैं सामान्यतः अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार का प्रतिप्रभाव निम्न रूपों में देखा जा सकता है, और वो क्या क्या देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो पहला हमें देखने को मिल सकता है भुगतान संतुलन की समस्या। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाए जाने के कारण इन अर्थव्यवस्थाओं की आयात में तेज़ी से वृद्धि होती है। जैसा कि भारत का आयात बहुत होता है, भारत का निर्यात कम होता है और आयात अधिक होता है। भारत को निर्यातों से जो है, भारत को निर्यात से उतना प्रॉफिट, उतना लाभ नहीं होता, भारत को जो है निर्यात से जो जितना लाभ होता है उससे कहीं ज़्यादा भारत को जो है हानि होती है आयातों से। जो है भारतीय नागरिक जो है विदेशी वस्तुओं, विदेशी सेवाओं का जो है ज़्यादा लाभ लेते हैं आयात के रूप में जो है। तो जब भारत का निर्यात कम होता है और आयात अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में भारत को जो है आयातित वस्तुओं पर भुगतान ज़्यादा करना पड़ जाता है। अगर भारत जो है 5 करोड़ का अगर निर्यात करता है तो मान के चलिए 7 करोड़ का वो आयात भी कर रहा है, तो 2 करोड़ का घाटा हो जा रहा है। 2 करोड़ का ये जो घाटा है, हम इससे भुगतान संतुलन कर सकते हैं। ये भुगतान संतुलन में ये असंतुलन कर सकते हैं इसको हम लोग हैं। किंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नगण्य होने के कारण इनके निर्यात में कोई विशेष वृद्धि नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे इनके निर्यात की तुलना में आय का भुगतान
बढ़ता जाता है जो भुगतान संकट को जन्म देता है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हर देश का अपना एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है। ये विदेशी मुद्रा भंडार कहीं न कहीं आयात और निर्यात पर डिपेंड करता है। अगर किसी देश का निर्यात अधिक है तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार कोष जो होता है वो अधिक होता है। अगर आयात अधिक हो जाएगा तो विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। ये जो विदेशी मुद्रा जो भंडार होता है, जहाँ पे विदेशी मुद्राएं रखी जाती हैं, इससे जो है कोई देश जो है आयात और निर्यात की जो गतिविधियां हैं उसको वो जो है सही तरीके से संपन्न करता है। विदेशी मुद्रा भंडार से जो है अगर हम कोई चीज़ अगर मंगा रहे हैं विदेशों से, जैसे हम तेल का आयात करते हैं, पेट्रोलियम का आयात करते हैं, सोने का भी आयात करते हैं, तो जब हम विदेशी सामान को अपने यहाँ मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो हमें इन आयातों में जो है इसी विदेशी मुद्रा भंडार से भुगतान करना पड़ता है। जब हमारे आयात अधिक होंगे तो भुगतान हमारा ज़्यादा होगा, जिसके कारण जो है भुगतान घाटा हमारा बढ़ सकता है, भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है, जो कि अल्पविकसित देशों की एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर निर्भरता। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी को दूर करने के लिए ये अर्थव्यवस्थाएं पूंजी के मुक्त व्यापार की नीतियों को अपनाती हैं, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर इनकी निर्भरता बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि जो अल्पविकसित देश हैं, जब ये पूंजी के मुक्त व्यापार की नीति अपनाती हैं तो कहीं न कहीं जो है ये जो देश है, ये अर्थव्यवस्थाएं विदेशों से ऋण लेती हैं और उस ऋण से जो है अपने यहाँ आर्थिक विकास करती हैं। जैसे भारत भी विदेशी बैंकों से, विदेशी संस्थाओं से भारत ऋण लेता है, बहुत ज़्यादा ऋण भारत लेता है। पड़ोसी जो मुल्क है हमारा, जो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश, ये लोग भी ऋण लेते हैं। इनकी जो निर्भरता जो है विदेशों पे अधिक है, क्योंकि यहाँ पे पूंजी का जो प्रवाह है वो मुक्त व्यापार की नीति के थ्रू है और लोग जो है विदेशी संस्थाओं से ऋण लेते हैं और जिसके बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इस क्रम में विदेशी पूंजी में यदि FII की मात्रा अधिक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश की मात्रा अधिक है, तो हॉट मनी प्रवृत्ति होने के कारण संकट की स्थिति में तेज़ी से दूसरे देशों में पलायित हो जाती है। यहाँ पर हम समझते हैं कि हॉट मनी क्या है। हॉट मनी जो है एक ऐसी पूंजी है जो बड़ी आसानी से जो है एक जगह से दूसरी जगह ये स्थानांतरित हो जाती है और ये हॉट मनी जो है कहीं न कहीं जो है विदेशी संस्थागत निवेश के रूप में जो है ये जो है किसी देश में प्रवेश करती है। जब हम किसी देश में जो है जब व्यापार करते हैं या हम निवेश को प्रोत्साहन के लिए जो है जो कोई नीति अपनाते हैं, कोई तरीका अपनाते हैं या निवेश को प्रोत्साहित करते हैं, तो भारत में जो भारत जैसे देशों में निवेश दो तरीके से होता है। एक होता है FDI के रूप में और एक होता है FII के रूप में। तो अगर भारत में जो निवेश जो है अगर FII के रूप में हो रहा है तो इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो हॉट मनी जैसी होती है। ये जो निवेश होता है आसानी से जो है एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित हो जाता है। कि जैसे मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी, कोई विदेशी देश जो भारत में जो है FII के रूप में भारत में निवेश करता है, लेकिन उसके निवेश करने के बाद ही जिससे पता चलता है कि भारत में कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, कोई युद्ध की स्थिति बन रही है, कोई जो है सूखा की स्थिति बन रही है या कुछ ऐसी समस्या हो रही है जिससे हमको घाटा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो हॉट मनी होती है, ये जो FII के रूप में जो निवेश होता है वो निवेश भारत से निकल जाता है, वो उसका विनिवेश हो जाता है। विदेशी संस्थाएं अपना पैसा निकाल लेती हैं और किसी दूसरे देशों में निवेश करती हैं जहाँ पर उनको ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो आकर्षक ब्याज की दरों को देखते हुए जो है विदेशी संस्थाएं कभी भी अपने विदेशी निवेश को, अपने FII निवेश को कभी भी निकाल सकती हैं। तो ये जो FII के रूप में जो निवेश होता है, ब्याज की आकर्षित दरों को देखते हुए जो है इसका कोई भरोसा नहीं। जब भी जो है देश में कोई संकट आएगा तो सबसे पहले ये विदेशी संस्थाएं अपना जो निवेश जो भारत में की हैं वो अपना निवेश निकालना शुरू कर देती हैं। विनिवेश की नीति वो अपनाती हैं, अपना पैसा लेकर किसी दूसरे देश में निवेश करना शुरू कर देती हैं। तो ये भी जो है अल्पविकसित देशों में देखने को मिलता है। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इन देशों में
जब यहाँ पे जो है मंदी का दौर शुरू होता है, जब युद्ध का दौर शुरू होता है, तो जो कंपनियां हैं, जो विदेशी संस्थाएं हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना निवेश किया है, वो अपना निवेश निकाल लेती हैं, विनिवेश की नीति अपना लेती हैं, पैसा निकाल के कहीं दूसरी जगह लगा देती हैं। आगे हम लोग देखते हैं। विदेशी ऋण की निर्भरता। अल्प विकसित देशों में मुक्त व्यापार की स्थिति में भुगतान शेष के प्रतिकूल होने के कारण विदेशी ऋण की मांग बढ़ जाती है। भुगतान मुक्त व्यापार की स्थिति में भुगतान शेष के प्रतिकूल हो जाने का जो हमारा भुगतान संतुलन है वो असंतुलित हो गया है, क्योंकि हमने आयातित वस्तुएं ज़्यादा कर ली हैं, आयातित वस्तु पर भुगतान ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण जो है भुगतान असंतुलन हो गया है। और इस असंतुलन को पूरा करने के लिए विदेशी ऋण की मांग बढ़ जाती है। हमें और भी दूसरी चीज़ें मंगानी हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए हमें अभी और आयात करने हैं, पेट्रोलियम के आयात करने हैं, सोने के आयात करने हैं और कुछ आवश्यक चीज़ों के भी आयात करने हैं। लेकिन हमारे पास घाटा है, भुगतान संतुलन हमारे पास जो है भुगतान संतुलन की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो है विदेशी ऋण की मांग फिर बढ़ जाती है। बढ़ती हुई विदेशी ऋण की मांग की पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अधिक ब्याज की दर एवं कठोर शर्तों पर की जाती है। हमको ऋण चाहिए और भी ऊंचे दर पर हमको ऋण मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे विदेशी ऋण पर ब्याज की मात्रा बढ़ती जाती है। इस क्रम में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब इन देशों को ब्याज भुगतान करने के लिए भी ऋण लेने पड़ते हैं। हमने ऋण लिया था आर्थिक विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, लेकिन जब ऋण चुकाने की बारी आई तो हमारी स्थिति अच्छी न होने के कारण जो है हमें विदेशी संस्थाओं को ऋण चुकाने के लिए भी अलग से ऋण लेना पड़ जाता है, जो कि एक अल्प विकसित देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस प्रकार अर्थव्यवस्थाएं नेल्सन जाल में की शिकार हो जाती है। नेल्सन जाल को भी हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि ये नेल्सन जाल क्या है। जो अल्प विकसित देश होता है वह कई प्रकार की जो समस्याओं से, कई प्रकार की बाधाओं से वो ग्रसित होता है, गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो ऋण के दुष्चक्र में भी फंसा हुआ है। भारत जैसे देशों पे जो है ऋण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इन देशों पर भी जो है विदेशी ऋण का जो कर्ज है, वो जो बोझ है, वो बढ़ता जा रहा है। वो एक ऋण चुकाने के लिए जो है दूसरे ऋण ये लोग ले रहे हैं। अब ये भी कहा जाता है कि भारत में पैदा होने वाला हर एक बच्चा जो है वो ऋणी है, उसके ऊपर ऋण है। भारत के ऊपर जितना ऋण है, सारे ऋण को अगर बांटा जाए तो यहाँ का हर एक बच्चा जो है वो कम से कम उसके ऊपर जो है 1 लाख से अधिक का ऋण होगा, ऐसा लोग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आर्थिक अल्प विकसित देशों में जब आर्थिक विकास होता है तो विकास के क्रम में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं और इन बाधाओं को हमें पार करना होता है। जब तक इन हम बाधाओं को पार नहीं करेंगे कोई भी अल्प विकसित देश जो है विकसित देश नहीं बन सकता। तो विकास के क्रम में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। इन बाधाओं के आपने एक एक करके देखा। गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है, पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, बाजार सीमित होता है, जनसंख्या बहुत अधिक होती है, व्यापार भी हमारे हित में नहीं होता है, भुगतान संतुलन की समस्या हमेशा बनी रहती है क्योंकि हम आयात अधिक करने लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर निर्भरता, हम लोग विदेशी संस्थाओं से, विदेशी बैंकों से ऋण अधिक लेने लगते हैं, विदेशी ऋण की निर्भरता। ये बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे कारण हैं जो कि अल्प विकसित देशों की, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। अल्प विकसित देश को अगर विकसित देश बनना है तो सबसे पहले इन समस्याओं से उभरना होगा, इनके ऊपर अपना एक नियंत्रण लाना होगा, इनसे ऊपर उठना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।